नमस्कार दोस्तों, जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें हम वर्ष 2019 व 2021 में एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एसएससी जीडी के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम 11 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग का भाग जो है उसको हल करेंगे। आप सभी जानते होंगे इसमें 4 भाग होते हैं: रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी। तो शुरू करते हैं रीजनिंग से। तो पहला प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो आप जानते हैं कि दर्पण में जो छवि बनती है वो हमेशा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बनती है। ठीक है। साथ ही ये भी याद रखें कि जो एक्स वाई रेखा दी गई है वो लिखे हुए वर्ड से जितनी दूर होगी वो वर्ड उतनी ही दूरी पर होगा। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये ई लिखा है सबसे पास में, तो ये ई इधर विपरीत होके कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सी, तो सी फिर ऐसे लिखा जाएगा। और उसके बाद है ए, तो देखिए ए तो उल्टा होता नहीं है, ए का ए ही रहेगा, जैसा है वैसे ही। तो ये छवि बनेगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि उस संख्या को पहचानें जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न के लिए देखो 196, 121, 256, 252। हम जानते हैं कि 196 14 का वर्ग होता है। ठीक है। उसके बाद में 121 है जो 11 का, 256 है वो 16 का। ठीक है। लेकिन 252 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी, अर्थात 252। तीसरा प्रश्न है कि सी डी जिस अनुपात में एच आई के है उसी अनुपात में यहां दूसरी जोड़ी कौन सी है? ठीक है। तो देखिए सी और फिर डी अनुपात है एच और आई के। तो सी से एच, सी का नंबर होता है 3, आपको पता होगा है ना। और एच का कितना होता है 8, तो कितने का अंतर है? +5 का। ऐसे ही डी और आई में +5 का। अब हम ऑप्शन से देखेंगे। ए बी का एक्स वाई है, ए का 1 होता है और एक्स का कितना होता है 24, है ना। तो ये तो कैसे भी नहीं बनेगा। पी क्यू और यू वी का, तो पी का कितना होता है 16 और यू का 21, तो 16 5 21, यानी कि ये तो बन रहा है। ठीक है। क्यू क्यू का कितना होता है 17 और वी का कितना होता है 22, तो क्यू 17 और 5 22, तो इसका ये राइट आंसर होगा बी। ठीक है। प्रश्न है कि विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। आपको ये समीकरण दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि गुणा प्लस में बदला जाए और माइनस प्लस में बदला जाए। देखिए पहले हम रखे देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा समीकरण लिखा है, जो इस समीकरण की वैल्यू को बराबर करे वही ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है। तो ये 30 है, यहाँ गुणा को प्लस में बदला जाए, तो मान लीजिए ये प्लस बना दिया। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि माइनस को प्लस में बदला जाए, और ये माइनस है इसको प्लस में बदल दिया जाए। माफ़ कीजिए ये छपने में गलती हो गई है ना, ये प्लस नहीं है, गुणा को भाग में बदला जाए ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ ये चिन्ह है। तो आपको पता भी होगा कि बोर्ड मास नियम के तहत सबसे पहले हम इसमें से भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 30 को 3 से काटा तो कितना आया 10, फिर साइन बचेगा प्लस का, तो प्लस के 3 इक्वल टू 13। ठीक है। और इधर भी कितना है 13, और इधर भी कितना है 13। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसी से
इसका जवाब मिल गया। ठीक है, तो ये राइट आंसर ए होगा। पांचवा प्रश्न है कि उस संख्या को पहचानें जो निम्न से संबंधित नहीं है। एक पूरी श्रृंखला है, इसमें से कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे ही 2, 9, 28, 64, 126, 217 को देखते हैं तो महसूस होता है कि या तो ये किसी न किसी संख्या का घन है या वर्ग है या उसके आसपास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या, है ना। एक का अगर वर्ग करते हैं तो एक आता है, प्लस एक ऐड कर लें तो 2 बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, प्लस 1 करते हैं तो 5 रहेगा। तो ये वर्ग तो नहीं है। ठीक है, फिर एक में हम वही करेंगे, एक का क्यू करते हैं तो 1 और प्लस 1 कितने हो गए 2, और 2 का क्यू प्लस 1, 2 का क्यू कितना होता है 8 और 1 9। तो देखिए 1 का क्यू प्लस 1 2 हो गया, 2 का क्यू प्लस 1 9 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 3 का क्यू करें कितना होता है 27 प्लस 1 28। ठीक है, अगर हम आगे भी ऐसे ही करेंगे तो ये श्रृंखला पूरी ऐसे ही बनी है। ठीक है, 4 का क्यू प्लस 1 बराबर 4 का क्यू 64 होता है, प्लस 1 कितना हो गया 65। लेकिन हमारे पास यहाँ 64 दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 64, अर्थात डी। आना चाहिए था 65 लेकिन आया कितना 64, तो ये गलत है इसमें। अगला प्रश्न वेन डायग्राम के ऊपर है। ठीक है, इसमें विद्यालय, अध्यापक और छात्र तीन को दर्शाना है। तो देखिए, विद्यालय होता है जिसमें अध्यापक भी जाते हैं और छात्र भी जाते हैं, लेकिन अध्यापक और छात्र कभी भी एक नहीं हो सकते। ना तो छात्र अध्यापक हो सकते हैं उस समय और ना ही अध्यापक छात्र बन सकते हैं। ठीक है, तो छात्र भविष्य में भले ही जाके अध्यापक बन जाए, वो एक अलग बात है। तो विद्यालय मान लीजिए अपन ने इसको क्या मान लिया, विद्यालय मान लिया। ठीक है, स्कूल मान लिया, है ना। और ये स्टूडेंट और ये टीचर, तो ये वाला डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्यालय के अंदर छात्र भी होते हैं और अध्यापक भी। अगला प्रश्न है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। मान लीजिए 5 छात्र हैं, वो एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, वो कतार मान ली ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये कतार है जिसमें 5 छात्र खड़े हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। अब सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो मान लीजिए अगर प्रणव अपने ये मान लिया। ठीक है, अब सुमन यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है, क्योंकि ये तो नहीं बताया कि किधर की साइड खड़ी है। ठीक है, लेकिन ये दीना के बगल में नहीं है, मतलब जहां सुमन रहेगी उधर दीना नहीं होगा। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो देखिए, जो ये जो शब्द आया है ना, ये आया है कौन से वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, जो हमेशा दूसरे वाले के लिए आएगा इसमें। ठीक है, तो राजू के लिए, तो राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो अब हम शुरू कर सकते हैं, यहां से राजू हो गया और कुमार राजू के बगल में है इसलिए कुमार यहां आ गया। अब ये कह रहे हैं कि दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, तो दीना यहां हो नहीं सकता। ठीक है, दीना या तो यहां होगा या यहां पर होगा। अब अगर हम दीना को इधर कहीं रख देते हैं तो हमारी शर्त दूसरी ये है कि प्रणव के बगल में कौन है, सुमन है, तो ये सुमन और प्रणव दोनों एक साथ ही आएंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन साथ में एक बात और है कि सुमन प्रणव के बगल में है लेकिन दीना के बगल में नहीं है। तो मान लीजिए सुमन को मैंने यहाँ रखा, प्रणव को यहाँ रखा और दीना को फिर यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन है, सुमन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानो। तो असंगत कौन सा है देखते हैं, नीचे। अगला ऑप्शन है आगे, ऊपर और बड़ा। ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये नीचे जो बता रहा है वो दिशा बता रहा है, आगे दिशा बता रहा है, ऊपर नीचे ये सब दिशाएं डिनोट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा लिखा है ये दिशा नहीं है।
बड़ा छोटा इत्यादि, ये सब क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी। अगला प्रश्न है, एक साइकिल प्रतियोगिता से 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। एक साइकिल प्रतियोगिता में, ठीक है, 5 छात्रों ने पांच छात्रों ने हिस्सा लिया। उनके क्या क्या नाम थे? रॉबर्ट है, मोनिस है, ठीक है, गुंजन है, अनिल और सुनील। अब ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। रॉबर्ट अगर मोनिस से पहले आया है तो ये रॉबर्ट हो गया, ठीक है, ये रॉबर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये रॉबर्ट मोनिस से पहले आया है तो मोनिस इसके कहाँ जाएगा? पीछे, पीछे मतलब नीचे, ठीक है। और कह रहा है कि गुंजन के बाद में, तो गुंजन के बाद में आया है तो गुंजन से ये पीछे है। अब अगली लाइन है कि अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। अनिल है यहाँ, ये अनिल है, ठीक है। ये मोनिस के बाद में आया है तो मोनिस से नीचे रखेंगे इसको। और सुनील से पहले आया है तो सुनील सबसे नीचे जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे कौन है? सुनील। सबसे ऊपर कौन है? गुंजन। और प्रतियोगिता भी ऐसे ही पूछी गई कि प्रतियोगिता में मतलब जीत किसकी हुई है? तो गुंजन की। इसका आंसर क्या होगा? बी, राइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डी का नंबर 4 है, ठीक है, जी का 7 है, तब गार्डन का कितना होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं कि डी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में चौथे नंबर पर आता है और जी 7 नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार से अगर हम गार्डन का देखेंगे, ठीक है, तो जी का 7, ए का 1, आर का कितना होता है? 18, डी का कितना होता है? 4, ई का कितना होता है? 5 और एन का कितना होता है? 14। तो अब ये सोचना है कि इनका क्या किया गया होगा कि ये कोई मान आया है। तो इनको पहले जोड़ के देखते हैं। 7 और 1 8, 8 और 18 26, 26 और 4 कितने होते हैं? 30, 30 और 5 35, 35 और 14 कितने होंगे? 49, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी है डी। डी इसका राइट आंसर भी होगा क्योंकि इसका योग 49 है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें, ठीक है। इसमें भी असंगत छांटना है। तो ए में है मिस्र, काहिरा, इटली, रोम। इससे आपको लगता है कि मिस्र की मतलब काहिरा क्या है? राजधानी है। इटली भी, इस बी में भी जो इटली दिया गया, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, बिल्कुल सही है। फिर ग्रीस की एथेंस, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है इराक की दिनार। यहाँ सभी के साथ देश दिए गए और उनकी राजधानी का नाम दिया गया है, ठीक है। मिस्र की कायरा है, इसी प्रकार इटली की रोम है, लेकिन यहाँ इराक के साथ दिनार एक मुद्रा है इराक की, ठीक है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। इराक की राजधानी का नाम है बगदाद, लेकिन इसकी मुद्रा का नाम है दिनार। तो ये सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। तो देखिए आपके प्रश्नों में कथन निष्कर्ष भी आते हैं ना। 12वां प्रश्न कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष में पहला कथन पहला है कि कुछ गुड़िया फूल हैं, और कथन दूसरा कह रहा है कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? मान लीजिए ये गुड़िया है, ठीक है, ये गुड़िया है, कुछ गुड़िया फूल हैं। तो देखिए गुड़िया अगर यहाँ है तो इसमें से कुछ फूल भी हैं, कुछ क्या हैं? फूल भी हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है तो पेड़ इनसे अलग होंगे, क्योंकि अगर किसी भी पेड़ को गुड़िया बना दिया
तो वो निश्चित तौर पे गुड़िया और फूल दोनों होंगे। ठीक है, इसलिए पेड़ को हम अलग करते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष पे जाते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। तो कोई गुड़िया, मान लीजिए गुड़िया है, पेड़ नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है। तो पहला निष्कर्ष जो है वो राइट है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल कहाँ है, ये है, और पेड़ कहाँ है, ये है, ये नहीं है। तो ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, जिसमें केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, पहला। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, नहीं। दोनों नहीं, ना तो एक ना तो दो, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 13वां प्रश्न है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या सन्निहित है। ठीक है, हमें प्रश्न आकृति दी गई है ये वाली, और ये इन ए बी सी डी में से किस में छिपी है ये देखना है। तो ए को अगर हम करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे तो बन रहा है, लेकिन ये नीचे वाली आकृति नहीं है। तो बी में देखें तो बी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये यहाँ से कट होना चाहिए था, पर यहाँ से है नहीं, है ना, तो ये भी गलत है। अब है सी को अपन देखें, यहाँ से यहाँ तक बन गया, और ये ऐसे भी बन गया, और यहाँ ऐसे भी बन गया। कुल मिला के ये सी वाला राइट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ से ये आया यहाँ तक, फिर यहाँ से ये है, जैसे हमारा ये है, और यहाँ अलग से है ऐसे। ठीक है, हमें आकृति कुछ ऐसे मिल रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये फिर इधर है, इसका मतलब सी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ को आवंटित किया जाता है। ठीक है, 6 कार्यालय हैं और ए बी सी डी ई एफ को इन्हें बांटना है। ठीक है, यह कार्यालय 2 कतारों में हैं। मान लीजिए 2 कतारों में हैं। एक कतार का रुख उत्तर की ओर है। अब हम कर लेते हैं। ठीक है, एक कतार का मुख उत्तरी की ओर है और दूसरी कतार का मुख दक्षिण की ओर है। 2 कतारें हैं, तो मान लीजिए ये एक हो गई, इसका मुंह उत्तर की ओर हो गया। ये दूसरी हो गई, इसका मुंह दक्षिण की ओर हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये कतार नंबर 2 है और ये कतार नंबर 1 है। देखिए, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि डी के बगल में नहीं है। तो बी यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये इनकी एक शर्त है कि डी के बगल में नहीं है। अगर डी यहाँ आया तो यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि ये डी यहाँ आ नहीं सकता। या तो डी यहाँ होगा या फिर डी यहाँ होगा। तो बी और डी को हम लिखने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले। तो अभी हमारे एफ के बारे में जानकारी है नहीं है, इसलिए हम डी के बारे में कुछ लिख नहीं पाएंगे। आगे लिखते हैं कि सी उसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। ये भी दक्षिण वाली की बात कर रहा है, हमें उत्तर वाला चाहिए। और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला। ये हमारी पजल के लिए जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। कह रहा है कि ई को उत्तरमुखी मिला है। अब बी, डी और ई 3 लोग हैं अपने पास, बी, डी और ई। अब बी के बगल में डी नहीं आ सकता, बी के बगल में डी नहीं आ सकता। इस प्रकार अब हम यहां क्या करेंगे, मान लीजिए बी हमने यहां रख दिया। ठीक है, बी हमने यहां रख दिया। तो देखिए, बी हमने यहां रखा है। ठीक है, तो हम डी यहां रख नहीं सकते, इसलिए हम डी को कहां रखेंगे, यहां। और ई का भी मुख उत्तर की ओर है, इसलिए ई को कहां रखेंगे, यहां। एक कतार तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कतार की देखते हैं।
देखिए दूसरी कतार के बारे में कहाँ से लिखा है, ये डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले। अब डी यहाँ है तो एफ कहाँ होगा, इसके तिरछे रूप में आमने सामने, तो ये यहाँ पर क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो सी यहाँ हो गया, को दक्षिणमुखी कार्यालय मिला, वो तो है ही है, और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला, तो किसका कार्यालय दक्षिणमुखी है। तो अब हमारे पास बचा कौन, ए, तो ए का भी इधर ही होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि किसका कार्यालय दक्षिणमुखी है, तो बताइए किसका है, एफ, सी और ए, इन तीनों का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, अर्थात एफ सी ए का। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है, कौन कौन सी, ये 12 और 14। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इससे पहले हमें ये श्रृंखला का पता करना पड़ेगा कि ये किस सिद्धांत पर काम कर रही है। जैसे 4, 6, 10, 12 ये कोष्टक में है। ठीक है, 16, 14 ये भी कोष्टक में है, और यहाँ दूसरी रख लेते हैं 22। ठीक है, तो 4 और ये 6 है, तो यहाँ 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 6 और 10 में 4 का अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं, 10 और 12 में 2 का मतलब 2 प्लस हुए हैं। यहाँ 12 से 16 में 4 प्लस हुए हैं, ये भी सही है। अब 16 से 14 में 2 माइनस हुए हैं। देखिए हमारी श्रृंखला में 4 और 2 6, 4 में पहले 2 ऐड हुए थे, फिर दूसरे में 6 में से 4 ऐड हुए हैं, अगली कड़ी में 10 में 2 ऐड हुए हैं, 12 में 4 ऐड हुए हैं, मतलब +2 +4 ऐसे चल रहा है। तो 16 में से +2 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, -2, इसलिए ये वाली गलत है। ठीक है, ये 14 गलत है। अगर 16 + 2 होता 18, 18 और 4 22, तो ये तो सही रहती, लेकिन ये 14 गलत है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन कह रहा है कि पहली कोष्टक संख्या बाएं से, बायां किधर है, इधर। ठीक है, बाएं से मतलब ये जो पहली कोष्टक संख्या है ये सही है, तो ये सही है ना। कह रहे हैं कि और दूसरी गलत है, तो ये वाली गलत है, इसका मतलब ये राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि इसमें से अगली संख्या का चयन करें, मतलब 171 के बाद में कौन सी संख्या आएगी। तो ये हमें श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, तो ये तो है नहीं है। अब 1 में मान लीजिए 2 का गुणा करते हैं अपन, ठीक है, और +1 करते हैं, तो 1 गुणा 2 2 +1 3 हो गया। ठीक है, 3 का फिर से करेंगे, 3 गुणा 2 3 दूनी 6, और माइनस मान लीजिए 1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 11 में करें तो 11 गुणा 2, 11 से पहले 5 का करते हैं, है ना, 5 ही तो आएगा पहले, तो 5 का करेंगे, 5 गुणा 2 + 1 बराबर 11। अब 11 का अगर करते हैं, 11 गुणा 2 प्लस या माइनस, तो यहाँ होगा माइनस। ठीक है, -1 बराबर 21, कितना होगा 21। तो हमारी श्रृंखला ऐसे चल रही है, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा हो रहा है, और पहली संख्या में प्लस और दूसरी संख्या में माइनस, प्लस माइनस, तो ऐसे ही होगा, है ना। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ माइनस होगा।
ठीक है। तो 171 इसमें करेंगे अपन गुणा 2 का, ठीक है, फिर माइनस, तो हमारा कितना बनेगा 171 गुणा 2, 17 दूनी 34, 340 और 1 का 2, 342, 342 में से 1 जाएगा तो 341। तो राइट आंसर क्या है 341। इसमें कहीं है ऑप्शन में? जी हाँ, इसका डी। अगला प्रश्न है कि चिल्ड्रन को कूट भाषा में LIHCNERD लिखा जा रहा है, ठीक है। मूवमेंट को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे? तो ये है, चिल्ड्रन को LIHCNERD लिख रहे हैं, तो ये किस क्रम से लिख रहे हैं? मान लीजिए ये C से C को मिला दिया, ठीक है, H से H को, I से I को, L से L को, इसी प्रकार D से D, R से R, E से E, N से N। तो हम देख रहे हैं कि 4 अक्षरों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए हम M को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इस O को यहाँ लिख देते हैं, फिर I को I लिखा गया है यहाँ पे, तो V को यहाँ V लिख देते हैं, और E शुरुआत में होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ T आ जाएगा, फिर N आएगा, फिर E आएगा और फिर M आएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और ये किस में दिया गया है? EVOMTNEM पहले में ही है ना, तो इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 18वां कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। ORUX A के बाद में क्या आएगा? तो ये हमें श्रृंखला दी गई है। O के कितने होते हैं? 15, और 15 में प्लस के 3, ठीक है। फिर R के कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो 18 से U के कितने होते हैं? 21। तो 18 और 3 21, प्रत्येक में 3 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। U से 21 और 3 24। इसी प्रकार X और A, X के कितने होते हैं? 24, और A का 1 नंबर होता है, इसलिए 3 और 24 27 है ना, 1, तो ये 3 हो गया। अब A से 3 हम ऐड करेंगे, तो A से हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 और 3 4, अर्थात D। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। 19वां प्रश्न फिर से कथन निष्कर्ष पे है। देखिए थोड़ा आपको ये कम समझ में आ रहा होगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर इसी पेज पर कुछ प्रश्न हैं, इसके बाद सब ठीक दिखेगा, तो देखते रहिए। पहला कथन दिया गया है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। अब सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अब एक तो बात फिक्स है कि जापान में जितने काम कर रहे हैं वो सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। अब इसमें कह रहा है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। तो अब निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। पहला है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि जापान में काम करने वाले तो सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जब सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं तो कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में होंगे ही, तो कुछ तो प्रतिभाशाली होंगे ही, तो ये वाला राइट है। फिर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। देखिए ऐसा प्रश्न में नहीं कहा गया है, प्रश्न में सिर्फ इतना कहा गया है कि वैज्ञानिक जो जापान में काम कर रहे हैं वो सभी प्रतिभाशाली हैं। अब इसमें हो सकता है कि चीनी हैं या फिर अन्य देशों से भी हों, ये निश्चित नहीं है, तो ये वाला गलत है। अब ये चौथा जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। देखिए
कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली इसलिए हैं, ये वाला राइट होगा, क्योंकि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, जिसमें चीन के वैज्ञानिक भी हैं, तो इसका मतलब वो भी कुछ होंगे प्रतिभाशाली, तभी जापान में हैं। तो इस प्रकार हमारा चौथा निष्कर्ष भी सही है। तो अब हमारे दूसरा और चौथा ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा ऑप्शन में कहाँ है, केवल सेकंड है, नहीं, केवल फर्स्ट है, ये भी सही नहीं है, केवल थर्ड और फोर है, तो नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, डी, यानी कि सेकंड और फोर्थ दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। तो 19 का राइट आंसर होगा डी। 20वां प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या अर्थात 18, ठीक है, से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या, मतलब जो 169 है वो 11 से जिस प्रकार से संबंधित है, वैसे ही चौथी कोई संख्या है जो 18 से संबंधित होगी। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ 169 दिया गया है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है कि जब भी 144, 121, 169, 225, 256 ऐसी संख्याएं आए तो आपको सबसे पहले ध्यान इस ओर जाना चाहिए, या इसके आसपास कोई संख्या आए तब भी आपका ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि यहाँ किसी न किसी संख्या का वर्ग किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि ये 11 लिखा है और यहाँ 169 है ना, 169 है। अब ये कह रहा है कि जो 18 है तो उसके बाद यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 11 ये है, 169 हम जानते हैं कि 13 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 13 का वर्ग है, और ये कितना है 11, तो 11 में मान लीजिए हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा 13, और अगर हम 13 का वर्ग कर दें, 13 का वर्ग कर दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यही वाली। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 18, 18 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितनी बन जाएगी 20, और अगर हम 20 का वर्ग कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा 400, 20 का 400। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा, एक से कम 1 से 30 तक आपको वर्ग और घन दोनों ही याद होने चाहिए, ताकि आपको देखते ही तुरंत पता लग जाए कि ये किसका वर्ग या घन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी अर्थात 400। 21वां प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न 21वां है कि जिस प्रकार बैल का संबंध गाय से है वैसे ही शेर का संबंध किससे होगा। तो हम जानते हैं कि बैल, सामान्य भाषा में बैल का अपोजिट होता है गाय, है ना, मतलब बैल का विपरीत लिंगी गाय है, ठीक है। तो शेर का विपरीत क्या होगा, शेरनी, है ना, शेर का शेरनी। तो आंसर बी इसका राइट होगा। 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाती है। तो ये हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें कैसे दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। तो अब अगर यहां देखें, यहां पर देखें तो इसके विपरीत, मतलब यहां और यहां इसके विपरीत देखो कैसे दिया गया है, यहां ऐसे दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ये इसको देखते हैं तो यहाँ ऐसे है, ये लाइन बड़ी है और ये दोनों छोटी हैं, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, फिर ये वाली लाइन बड़ी होगी और ये यहाँ त्रिभुजाकार छोटी होंगी। तो ऐसा हमारा किस उत्तराकृति में दिया गया है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो इसका यहाँ पर कौन सी मतलब आकृति आनी चाहिए वो बताना है। देखिए यहाँ एक गोल दिया गया है, आपको वृत्त दिया गया है, और यहाँ पर उसी वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, मतलब 3 भुजाएं हैं जिसकी। यहाँ पे सिंगल त्रिभुज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ है, यहाँ त्रिभुज मतलब बड़ा होके और इसके अंदर क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है, और यहाँ सिंगल चतुर्भुज दिया गया है। तो यहाँ क्या आएगा, फिर से देखिए, यहाँ है वृत्त और इसी वृत्त के अंदर यहाँ है 3 भुजा वाला, है ना, और यहाँ दिया गया है त्रिभुज, यहाँ दिया गया है त्रिभुज, लेकिन यहाँ दी गई है
4 भुजाएं। यहाँ सिंगल दिया गया है 4 भुजाएं, और यहाँ क्या आना चाहिए, तो 5 भुजाओं वाला, है ना, पंचभुज। आएगा कैसे पंचभुज, देखिए यहाँ चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंदर एक क्या आएगा, पंचभुज आएगा। अब पंचभुज कैसे भी बन सकता है, तो हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई है जो चतुर्भुज के अंदर पंचभुज हो। यहाँ पंचभुज के अंदर त्रिभुज है, नहीं, ये गलत है। यहाँ चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, यहाँ चतुर्भुज के अंदर गोला है, ऐसा है नहीं, है ना। तो हमारे पास है बी, जिसमें चतुर्भुज के अंदर पंचभुज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो देखिए 24वें प्रश्न में आपको एक वर्गाकार पारदर्शी कागज दिया गया है और जिसपे एक पैटर्न है कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। मान लीजिए यहाँ से मोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जो रेखा दी गई है बीच में, यहाँ से मोड़ेंगे, ठीक है। इसको अपन ने ऐसे मोड़ना है, इसको ऐसे मोड़ना है। उसको मोड़ने के बाद में कौन सी आकृति उत्तर आकृति में है जो प्राप्त होगी, तो कैसी प्राप्त होगी, इसको ऐसे अगर मोड़ा गया तो ये जो चिन्ह है ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे। तो आकृति कुछ ऐसे बनेगी, ये चिन्ह ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस वाले पार्ट को तो हम मोड़ नहीं रहे, है ना। और जो ये चिन्ह है वो ये इस दिशा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमारे उत्तर में कहां है, बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। ए में है डी सी बी ए, इधर से पढ़ लें, ए बी सी डी एक क्रम में है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये भी सही क्रम में है, आई जे के एल, है ना, तो ये भी सही क्रम में है। फिर पी क्यू आर एस होना चाहिए था, ये गलत है। क्या है, पी एस आर क्यू है, जबकि होना क्या चाहिए था, पी क्यू आर एस। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। तो हमारी रीजनिंग खत्म हो गई। अब अगला जो